हिम्मत मत हारो दोस्तों, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समुद्र कितना दूर है। तो अपने आप को उस नदी के समान समझो, इस जर्नी को एंजॉय करो और अपनी जी जान लगा दो। Hi guys, a very warm welcome to Study IAS. This is Tanvi Sharma and I welcome you all to our UPSC Prelims Enrichment Course 2020 जहां पर हम कवर कर रहे हैं जितने भी important current affairs हैं from June 2019 to April 2020. This is our lecture number 30. अभी तक हमने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इन सब मंथ्स के जितने भी करंट अफेयर्स थे वो कवर कर लिए। नीचे मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट, आप जाकर सारे जितने भी जो छोटे छोटे वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। आज हमारे अक्टूबर के सारे करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएंगे। बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज लेक्चर, इफ यू आर प्लानिंग टू मूव टू एन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, आपको पता है आपको क्या करना है। आपको यूज करना है डिस्काउंट कोड स्टडी IAS यूज और आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जीमेल इन सब मीडियम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी आर ऑन ऑल ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स एंड वी वुड बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू। स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, दैट इज टेक्सागर। देखिए, इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि टेक्सागर है क्या। द नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर्स ऑफिस इन पार्टनरशिप विद डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया टेक्सागर, जो कि एक ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है, ऑफ इंडिया टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी। ये प्रोवाइड करता है एक्शनेबल इंसाइट अबाउट कैपेबिलिटीज ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, एकेडमिया, रिसर्च, ठीक है। 25 टेक्नोलॉजी एरियाज के अंदर वर्क करता है, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इसके बारे में आपको एक मोटे तौर पर पता होना चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्नो लेपर्ड। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये खूबसूरत एनिमल, बहुत ही ज्यादा प्यारा एनिमल, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया द फर्स्ट नेशनल प्रोटोकॉल ऑन स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कब आया? ये आया इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे पर, दैट इज 23 अक्टूबर। फर्स्ट स्नो लेपर्ड सर्वे जो था वो डेवलप किया गया था बाय साइंटिफिक एक्सपर्ट इन एसोसिएशन विद स्नो लेपर्ड स्टेट्स यूटी, जैसे लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि ये ठंडे इलाके में रहते हैं इसलिए ये सारी स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया। द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी सच एज कैमरा ट्रैप्स एंड साइंटिफिक सर्वे विल हेल्प टू एस्टिमेट द नंबर्स। इनके नंबर्स को देखने के लिए बेसिकली सीसीटीवी कैमरास एंड इन सब का यूज किया गया। The occasion also marked the inaugural session of the 4th Steering Committee meeting of Global Snow Leopard and Ecosystem Protection, that is GSLEP program, ठीक है, जो कि एक हाई लेवल इंटर गवर्नमेंटल अलायंस होता है। 12 स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज साथ में आती हैं। दे टॉक अबाउट हाउ दे कैन गो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्नो लेपर्ड एंड उनका हैबिटेट को और भी ज्यादा कैसे बेहतर बना सकती हैं। द स्नो लेपर्ड कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, मंगोलिया, रशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। मेजॉरिटी फोकसेस ऑन द नीड फॉर अवेयरनेस, ठीक है, कि अवेयरनेस लोगों के अंदर फैलाया जाए कि स्नो लेपर्ड का इकोसिस्टम कैसा है एंड कैसे हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ठीक है। एंड ये जो GSLEP प्रोग्राम था, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एट न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में आया था ये, ओके। तो ये चीज आप थोड़ा सा याद रखना है। इट वाज चेयर्ड बाय नेपाल एंड को चेयर्ड बाय किर्गिस्तान। अब बात करते हैं अबाउट दिस एनिमल, दैट इज स्नो लेपर्ड। अभी तक आपने बहुत सारी इमेजेस देख ली हैं एंड आपको पता है कि स्नो लेपर्ड कैसा दिखता है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि ये ठंडे इलाकों में पाया जाता है, यानी जहां पर टेम्परेचर लो हो, ठीक है। तो ये जो है ये कहाँ पर मिलते हैं? इंडिया में आपको ये बेसिकली 6 स्टेट्स में मिल जाएंगे, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। एंड इनका जो एरिया होता है इट कंट्रीब्यूट टू अबाउट 5% ऑफ द ग्लोबल स्नो लेपर्ड रेंज। स्नो लेपर्ड को कैटेगराइज किया गया एज वल्नरेबल बाय IUCN। ये कैटेगरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ए आता है। शेड्यूल 1 का मतलब यानी पेनल्टीज बहुत ज़्यादा हाई होंगी अगर कैसे भी इनको हार्म करने की कोशिश करी जाएगी या इनका इकोसिस्टम डिस्टर्ब करने की कोशिश करी जाएगी। इट इज़ ऑल्सो लिस्टेड इन अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स एंड कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, दैट इज CMS, ठीक है। उसके अंदर ये इट इज ऑल्सो स्टेटेड। नाउ बोथ ग्लोबली एंड इन इंडिया की बात कही जा रही है।
अब कंजर्वेशन एफर्ट्स इनके लिए इंडिया में क्या क्या है। सबसे पहले आया है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड दैट इज PSL, जो कि प्रमोट करता है इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी अप्रोच कि हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं स्नो लेपर्ड को, ठीक है, एंड लोकल कम्युनिटीज की मदद से हम इनके हैबिटेट को बचा सकते हैं। दूसरा है सिक्योर हिमालय, ठीक है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी दैट इज GEF, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP फंडेड प्रोग्राम है ये, एंड it is basically for the conservation of high altitude biodiversity and reducing the dependency of local communities on natural ecosystem, कि वो बहुत ज़्यादा इन पर डिपेंडेंट नहीं हो, ठीक है। ये ऑपरेशनल है फॉर बेसिकली 5 स्नो लेपर्ड रेंज स्टेट्स में, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज सफर, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, ठीक है। नेशनल इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इसको लेकर आई है, जिससे मेजर कर सकें एयर क्वालिटी को हम डिफरेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। देखिए हमको पता है कि मुंबई एंड दिल्ली ये दो ऐसी सिटीज हैं जो कि हाईली रश्ड हैं, ठीक है। यहाँ पर जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ही खराब रहती थी, बट लॉकडाउन में क्या देखने को मिला है कि एयर क्वालिटी इज इम्प्रूविंग डे बाय डे, ठीक है। और जितने भी जो एनिमल्स हैं जो कि कहीं लुप्त हो गए थे वो तक आ गए हैं रोड्स के ऊपर, बिकॉज समवेयर इट इज लुकिंग लाइक नेचर इज रिज्यूविनेटिंग इटसेल्फ, ठीक है। तो एक लॉकडाउन में ये चीज़ हमें देखने को मिली है। ये जो सफ़र है ये ओवरऑल पॉपुलेशन लेवल को देखेगा, लोकेशन स्पेसिफिक एयर क्वालिटी के बेसिकली बताए गए, ओके। सिस्टम इंडिजीनियसली डेवलप है IITM के द्वारा, ठीक है, एंड इट इज ऑपरेशनलाइज्ड बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दैट इज IMD. It has a giant true color LED display that gives our real time air quality index. Real time मतलब उस समय पे जो एयर क्वालिटी होगी that particular time पर उसी के बारे में बताएगा। ये 24/7, ठीक है, कलर कोडिंग बेसिस पर आपको पता चल जाएगा कि एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है, खराब है, एडवर्स है, ठीक है, उन चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाएगा। इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस लेकर आ जाए एयर क्वालिटी के लिए, ठीक है, और वो एक ऐसे स्टेप्स लें जो कि इन्वायरमेंट के लिए और भी ज़्यादा अच्छे हों, बेनिफिशियल हों। ये एक अवेयरनेस ड्राइव लेकर आएगा लोगों के अंदर, ठीक है। लोग अलग अलग स्ट्रैटेजीज के बारे में सोचेंगे, एंड एक इंटीग्रल पार्ट है ये इंडियाज फर्स्ट एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम दैट इज ऑपरेशनल इन दिल्ली का, ठीक है, जो कि वेदर पैरामीटर्स जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, UV डायरेक्शन, सोलर रेडिएशन, इन सब के बारे में बताता है। यहाँ पर जो जो पॉल्यूटेंट्स मॉनिटर किए जाएंगे ये आपके लिए सुपर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सफ़र तो कोई भी बता देगा जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो, बट ये पॉल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि UPSC आपसे पूछ लेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन इट और नॉट। तो आप सोचोगे कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ हम इतनी बारी देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कि इट इज़ वेरी अलार्मिंग टू सी दैट कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इज इंक्रीजिंग, तो हो सकता है कि वो एक पोल्यूटेंट हो और इसमें उसका जिक्र हो, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप कंफ्यूजन नहीं करें, एक अपने अंदर एक माइंड में आप इसको सेट कर लीजिए कि ये चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। तो PM 2.5, पर्टिकुलर मैटर 10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, टॉलिन, जाइलिन एंड मर्करी, इन सब पोल्यूटेंट्स को मॉनिटर किया जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉग्नाइज किया है सफ़र को, ठीक है, कि ये हाई क्वालिटी कंट्रोल मेथड्स लाने में हेल्प करेगा। सफ़र सिस्टम बेनिफिट करेगा बिकॉज इट इज़ ऑल्सो कॉस्ट सेविंग, ओके। कैसे कॉस्ट सेविंग की, ये एग्रीकल्चर हो गया, एविएशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, टूरिज्म, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम समझें कि एयर कैसी है, वेदर कैसा है, ठीक है। इसके थ्रू क्या होगा, एग्रीकल्चर का एक अंदाज़ा हो जाएगा कि इस समय ऐसा टेम्परेचर चल रहा है, ऐसी एयर क्वालिटी है, ये जो इन्वायरमेंट में चीज़ें हो सकती हैं, रेनफॉल होगी नहीं होगी, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा बेसिकली फार्मर्स को, ओके। एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्हीं चीज़ों पर बेस्ड होता है, वेदर पर, एयर क्वालिटी पर, तो बहुत ज़्यादा सहायता देने वाला है। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज AQI, ठीक है, रिपोर्ट करता है डेली एयर क्वालिटी। आपने द हिंदू में भी देखा होगा, एक सेक्शन में साइड में आता है
राइट हैंड साइड पर छोटा सा सेक्शन एयर क्वालिटी इंडेक्स का, ठीक है, जो कि हेल्थ इफेक्ट्स को बताता है दैट मे बी एक्सपीरियंस, ठीक है, और कैसी हालत हो रही है इस समय इन्वायरमेंट की ये बताता है। AQI कैलकुलेट करता है 8 मेजर एयर पोल्यूटेंट्स को, दैट इज ग्राउंड लेवल ओजोन, PM10, PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ammonia and lead. Ground level ozone and airborne particles are the two pollutants that pose the greatest threat to human health. ठीक है, हमको लगता है कि ये गैसेस बहुत ज़्यादा थ्रेटफुल हैं, बट इनसे भी ज़्यादा थ्रेटफुल है ये जो ग्राउंड लेवल ओजोन होती है एंड एयरबोर्न पार्टिकल्स जो होते हैं, वाटर पार्टिकल्स जो होते हैं, दैट कैन बी वेरी हार्मफुल, क्योंकि वो एक तरह से एजेंट फॉर्म कर देते हैं कि डस्ट पार्टिकल उसके अंदर ईजिली रिजाइड कर सकें, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अबाउट द स्मॉलेस्ट ओजोन होल इन डिकेड्स। बहुत ही अच्छी खबर है ये कि ड्यूरिंग सितंबर एंड अक्टूबर 2019 में ओजोन होल ओवर एंटार्क्टिका, ठीक है, ये अगर हमारी अर्थ है, ये होता है आर्टिक पोर्शन एंड ये होता है एंटार्क्टिका पोर्शन, ठीक है। तो अंटार्कटिका के जो रीजन है, एंटार्क्टिक का जो रीजन है, वहां पर स्मॉलेस्ट ऑब्जर्व सिंस 1982। आप इस टेबल के थ्रू समझ सकते हैं कि 1979 से कैसे कैसे ये बढ़ता चला जा रहा था, कभी कम हुआ फिर बढ़ता चला गया, फिर कम हुआ फिर बढ़ता चला गया। अभी 2019 में इट इज एट अ वेरी स्मॉल पोजीशन विच इज वेरी गुड। द प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल वेदर पैटर्न्स इन एटमॉस्फेयर ओवर एंटार्क्टिका इज रिस्पॉन्सिबल फॉर श्रिंकेज ऑफ ओजोन होल, ठीक है। जो एबनॉर्मल एक वेदर पैटर्न देखने को मिल रहा है उसकी वजह से ये श्रिंक कर रहा है एंड वार्मर टेम्परेचर्स भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए कि फ्यूअर पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं एंड वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहे फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, इसलिए लिमिटेड हो रहा है ओजोन डिप्लीशन प्रोसेस। ये जो श्रिंकेज है इट इज़ नॉट अ साइन ऑफ फास्ट ट्रैक रिकवरी ऑफ एटमॉस्फेरिक ओजोन बट अ रिजल्ट ऑफ टेम्पररी वार्मिंग ऑफ एंटार्क्टिका, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है कि वार्मिंग की वजह से एंटार्क्टिका के अंदर ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब बात करते हैं अबाउट ओजोन, जो कि 3 ऑक्सीजन कंपोनेंट से बनता है, ठीक है, एंड अकर्स बोथ इन अर्थ अपर एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड ग्राउंड लेवल पर भी देखने को मिलता है, दैट इज ट्रोपोस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो सबसे नीचे होता है ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो इस समय पे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अबाउट द ट्रोपोस्फेयर एंड द स्ट्रेटोस्फेयर। तो यहाँ पर ओजोन देखने को मिलती है, इट कैन बी बोथ गुड एंड बैड। अभी हम समझेंगे कि बैड ओजोन किसको कहते हैं। तो जो गुड ओजोन होती है विच एक्चुअली अकर्स इन स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, वो फॉर्म करती है एज अ प्रोटेक्टिव लेयर दैट शील्ड अस फ्रॉम सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। देखिए, सनरेज हमारी अर्थ की तरफ आ रही हैं बट एवरी सन रे, ठीक है, इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। इसलिए लोग बहुत ज़्यादा, आपने सुना होगा कि इतना SPF का लोग सन प्रोटेक्टर यूज़ कर रहे हैं। वो SPF इसलिए होता है कि एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देता है स्किन के ऊपर। ऐसे ही हमारी अर्थ के पास एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। ये हेल्प करती है कि अल्ट्रावायलेट रेज जो कि बेसिकली हार्मफुल हो वो अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाए। ओजोन डिप्लेटिंग गैसेज जैसे CFC, HCFCs, halons destroy this protective layer and causes the hole in the ozone। तो ये जितने भी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड ये सब हम यूज करते हैं, ठीक है, जो बेसिकली हमने बचपन से ही पढ़ा है कि रेफ्रिजरेटर्स के थ्रू या एयर कंडीशनर्स के थ्रू रिलीज होता है, ठीक है, हम इतने सारे गैजेट्स यूज होते हैं उनके थ्रू रिलीज होता है। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बिकॉज इट इज क्रिएटिंग होल्स इन दिस इंपॉर्टेंट ओजोन, ठीक है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द बैड ओजोन, वो अर्थ के लोअर एटमॉस्फेयर में होता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रोपोस्फेयर नियर द ग्राउंड, ठीक है। ये फॉर्म होता है बाय पोल्यूटेंट्स जो कि कार, पावर प्लांट, इंडस्ट्रीज एंड रिफाइनरीज, केमिकल प्लांट या एयर कंडीशनर्स, इन सब के थ्रू आता है, बाहर आता है, ठीक है। एंड केमिकली इट रिएक्ट्स विद द सनलाइट एंड बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स फॉर्म कर सकता है। सरफेस लेवल ओजोन इज अ हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट, ठीक है, एयर पोल्यूटेंट की तरह ये रिएक्ट करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हम बैड ओजोन को और भी ज़्यादा एंटरटेन करें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू टेक एक्शंस दैट आर गुड फॉर एनवायरनमेंट
that are not harming the environment. ठीक है, अब बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020. वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली रिलीज किया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इन 2020. इंडिकेटर मेजर्स जो थे वो बेसिकली 10 डिफरेंट डायमेंशंस में देखे गए 12 मंथ के पीरियड में एंडिंग एट May 1, 2019. एंड इस रिपोर्ट के हिसाब से न्यूजीलैंड ने रिटेन किया फर्स्ट पोजीशन. ठीक है, तो न्यूजीलैंड की फर्स्ट पोजीशन थी, वेयर एज सोमालिया ने रैंक किया 190th पोजीशन विच इज़ वेरी बैड. ठीक है, हम यहाँ पर अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो रैंकिंग थी वो ओवरऑल अच्छी इम्प्रूव कर रही है. ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी है कि हमारी एक इम्प्रूवमेंट दिख रही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में. गवर्नमेंट भी काफ़ी सारी इंटरवेंशंस, काफ़ी सारी स्कीम्स ऐसी लेकर आ रही है जिससे लोगों के अंदर और भी ज़्यादा बिजनेस करने की कैपेबिलिटी बढ़े. ऑल्सो जो एक प्रॉब्लम होती थी कि कोई भी आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ेगा, वो और भी ज़्यादा सिंपलर होता है. ऑल्सो एग्जिटिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा अभी पहले से ज़्यादा बेहतर हो गया. ठीक है, इंडियाज़ रैंकिंग आप देख सकते हैं किस वे में अच्छी थी. ये सारे कैटेगरीज हैं, कहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कहाँ पर नहीं किया. ओके, एंड इंडिया वॉज प्लेस्ड एट 63rd पोजिशन आउट ऑफ 190th कंट्री. एंड इम्प्रूवमेंट हमने 14 प्लेसेस देखा है जो कि 2018 में हमारा 77 पोजिशन पे था. इंडिया का स्कोर काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, अभी 71 हो गया है, पहले इट वॉज 67.23. एंड इंडिया थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर हो गया है एंड 10 इकोनॉमीज में आता है जिन्होंने सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करी है विच इज़ रियली गुड. ठीक है, इंडियाज रैंकिंग इम्प्रूव करी स्टार्टिंग अ बिजनेस में, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी. ठीक है, इन सब चीज़ों में हमने अच्छा परफॉर्म किया. एंड साउथ एशियन कंट्रीज में हमने फर्स्ट पोजीशन हासिल करी है विच इज़ वेरी गुड. ठीक है, एंड वर्ल्ड बैंक इंक्लूड कोलकाता एंड बेंगलुरु बिसाइड दिल्ली एंड मुंबई कि वो ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट को उनके बेसिस पर होलिस्टिक वे में प्रिपेयर कर सकें. तो ये यूपीएससी पूछ लेता है ये चीज़ कि किन किन पैरामीटर्स में अच्छा परफॉर्म किया, किन में नहीं था, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. अब बात करते हैं आप इस रिपोर्ट के बारे में. ये जो रिपोर्ट है ये 2003 में आई थी एंड एक असेसमेंट प्रोवाइड करती है कि कैसे बिजनेस रेगुलेशंस वर्क कर रही हैं, कैसा एनफोर्समेंट हो रहा है. 10 पैरामीटर्स के बेसिस पर सब कुछ देखा जाता है. द रिपोर्ट मेजर्स द परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रीज अक्रॉस 10 डिफरेंट पैरामीटर्स, जैसे स्टार्टिंग अ बिजनेस, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर्टी, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी, पेइंग टैक्सेस, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, contract enforcement, and resolving insolvency. This time, two more parameters were considered, namely employing workers and contracting with the government, but these are not included in the score and ranking. Basically, ये जो दो थे, employing worker and contracting with the government, इनको कंसीडर किया गया, इनको भी देखा गया, अच्छे से मॉनिटर किया गया, बट इनके बेसिस पर रैंकिंग नहीं मिली. ठीक है, तो ये चीज़ें आप थोड़ी सी हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में आपको पता होनी चाहिए. अब बात करते हैं हम करतारपुर कॉरिडोर के बारे में. 2019 का सबसे हिट टॉपिक, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा. जितने भी क्लैशेस चल रहे थे उस टाइम पर भी सबसे ज़्यादा यही डिस्कशन में लिया जा रहा था कि कैसे लोग यहाँ इंडिया से पाकिस्तान की ओर जा पाएंगे एंड करतारपुर कॉरिडोर में मत्था टेक पाएंगे. ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं. इंडिया एंड पाकिस्तान ने साइन किया एग्रीमेंट कि वो करतारपुर कॉरिडोर को ऑपरेशनलाइज कर देंगे. एग्रीमेंट वैलिड रहेगा 5 ईयर्स के लिए. ठीक है, ईदर पार्टी कैन टर्मिनेट द एग्रीमेंट एट एनी टाइम. किसी भी आप टाइम पर एक नोटिस दीजिए 1 मंथ पहले का और उसके बाद आप इस एग्रीमेंट से बाहर निकल सकते हैं. ये इन्होंने डिस्कशन में लिया. एंड इट कैन बी सस्पेंडेड इन द केस ऑफ एग्जिजेंसी और परसिस्टेंट वायलेशन. अगर कोई भी परसिस्टेंट वायलेशन देखने को मिल रही है या सिचुएशन खराब है, सीज फायरिंग हद से ज़्यादा हो रही है या कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो कि एक ह्यूमन थ्रेट क्रिएट करती है, तो इसको सस्पेंड किया जा सकता है. पाकिस्तान की साइड ने से उन्होंने एग्री किया कि वो सफिशिएंट प्रोविजन प्रोवाइड करेंगे लंगर के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसाद के इन गुरुद्वारा प्रेमाइसेस. एंड इंडियन साइड से हमने कहा कि हम रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्वॉल्व करवाएंगे. ठीक है, इंक्लूडिंग दी हाईवेज, पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग, इन सब चीज़ों का हम देख लेंगे. 9 नवंबर 2019 को इनॉग्रेट हो गया था एंड ये थ्रू आउट ईयर रहेगा, बट बीच में ये इसको बंद करना पड़ा था करतारपुर कॉरिडोर को. आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि करतारपुर कॉरिडोर किन किन चीज़ों को कनेक्ट करेगा.
देखिए, दरबार साहिब गुरुद्वारा जो कि पाकिस्तान के अंदर है, विद द डेरा बाबा नानक श्राइन इन गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट इन इंडियाज पंजाब प्रोविंस, इनको ये क्या करने वाला है, कनेक्ट करने वाला है। ये आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ कॉरिडोर फॉर्म होगा। ठीक है, ऐसे कनेक्शन होने वाला है। यहाँ पर है डेरा बाबा नानक विच इज ऑन इंडिया साइड, एंड पाकिस्तान साइड पर है करतारपुर। ये एक वीजा फ्री मूवमेंट होने वाला है इंडियन पिलग्रिम्स का। ठीक है, एंड इससे बहुत ज्यादा रिलीजियस सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं सिख कम्युनिटी के, ऑल्सो इंडिया के। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसके बारे में पढ़ें कि करतारपुर कॉरिडोर है क्या। इसके थ्रू भी आप इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पर ये रहा करतारपुर इन पाकिस्तान, एंड ये रहा डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा विच इज इन इंडिया। इसको ये कनेक्ट करने वाला है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 4 किलोमीटर्स प्लस 2 किलोमीटर्स, दैट इज 6 किलोमीटर का बेसिकली ये कॉरिडोर है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है पठानकोट, ये गुरदासपुर, ये डेरा बाबा नानक, दिस इज अमृतसर, एंड दिस इज बाघा बॉर्डर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए। ये स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है अगर आपको जानना है कि कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ पर है। ओके, अब करतारपुर कॉरिडोर जो है ये आया सामने ऑन 550th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी, एक बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी हु लेड द फाउंडेशन ऑफ सिखिज्म एंड हु इज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। ठीक है, तो गुरु नानक देव जी के बारे में बात करें तो उनकी जो जयंती है इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन फुल मून डे इन द मंथ ऑफ कतक। ठीक है, नवंबर में देखा जाता है इनका बर्थ एनिवर्सरी लोग सेलिब्रेट करते हैं। एंड ही एडवोकेटेड द निर्गुण form of bhakti. He rejects sacrifices, ritual bath, image worship, austerities and scriptures of both Hindus and Muslims. And he condemned the caste differences जो भी create हो रही थी, इसलिए जो ritual bathing थी he was not in favor of it. He established a center at करतारपुर जिसका नेम था डेरा बाबा नानक on river नदी। ठीक है, and he was उनकी एक बहुत important famous saying है that abide pure amidst the impurities of the world. He set up rules for congregations worship, यानी जिसे हम संगत कहते हैं, and appointed one of his disciple that is Angad to succeed him, कि वो उनको आगे succeed करेंगे। The fifth preceptor Guru Arjan compiled Baba Guru Nanak's hymns। ठीक है, उन्होंने इसको compile किया। एंड ये चीज़ आपके लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट है कि किसने उसको उनको कंपाइल किया, एंड उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आदि ग्रंथ साहिब। These hymns called गुरबानी आर composed in many languages। ठीक है, many languages में आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी होती है गुरबानी। आप कभी भी किसी भी अगर आप जाते हो किसी भी गुरुद्वारे के अंदर तो आप देखते हो कि गुरबानी चल रही होती है, एंड इट इज़ वेरी पीसफुल टू लिसन टू इट। Kartarpur corridor is a revered shrine 4 kilometers across the border where Guru Nanak Dev spent the last 18 years of his life। इसलिए भी इसकी significance ज़्यादा है क्योंकि गुरु नानक देव जी ने वहाँ पर 18 years, लास्ट जो 18 years थे अपने लाइफ के वहीं स्पेंड किए। अब बात करते हैं अबाउट माउंटेन स्ट्रीम्स एमिट्स कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, रिसेंटली 2019 में साइंटिस्ट ने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन देखने को मिलता है माउंटेन स्ट्रीम्स के थ्रू। ठीक है, और वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन ग्लोबल कार्बन फ्लक्सेस। देखो, माउंटेन कवर करते हैं ओनली 25% ऑफ द अर्थ सरफेस, बट जो स्ट्रीम है वो 5% ऑफ द ग्लोबल सरफेस एरिया ऑफ फ्लूवियल नेटवर्क कवर करती है। ये जो रिसर्च है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज माउंटेन स्ट्रीम को अच्छे से असेस किया गया एंड उसके बाद बताया गया कि ग्लोबल कार्बन साइकिल में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। सो फार साइंटिस्ट ने फोकस किया है मेनली ऑन स्ट्रीम्स एंड रिवर्स इन लो एल्टीट्यूड ट्रॉपिकल एंड बोरियल रीजन। आगे आगे जैसे जैसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी रिसर्च, और एरियाज में भी ये कवर करेंगे। ठीक है, एंड साइंटिस्ट कलेक्टेड इन्वायरमेंटल डेटा फ्रॉम द स्ट्रीम्स ड्रेनिंग द वर्ल्ड्स मेन माउंटेन रेंजेस। ठीक है, दे स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन हाइड्रोलिक एंड जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट विद इन द कैचमेंट की उस एरिया में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। इन्होंने नेचुरल जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको अच्छे से असेस किया एंड दे यूज दीज डेटा टू डेवलप अ मॉडल। ठीक है, कि कितना ज़्यादा नेचुरल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है, कितना हो रहा है।
and researchers found that these steam have a higher average CO2 emission rate per square meter, काफी ज़्यादा है, and due to additional turbulence अगर होती है caused as a water flow down the mountain slope, वो और भी ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें ये आपको मोटे मोटे तौर पर पता होने चाहिए कि माउंटेन स्ट्रीम भी एमिट करती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट कैन ऑल्सो हेल्प इन द ग्लोबल कार्बन साइकिल। अब आगे बात करते हैं अबाउट दिस ब्यूटीफुल टेम्पल दैट इज लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल। ठीक है, ये जितनी भी जो चीजें होती हैं टेम्पल होती हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू आर्ट एंड कल्चर, तो इनको आप ध्यान से समझिए, इसको कहीं लिख लेना। ठीक है, लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल जो है ये हौसला आर्किटेक्चर है, बेसिकली 13th सेंचुरी से बिलोंग करता है इन भद्रावती ऑफ शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में आपको देखने को मिलता है। एंड ये जो लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल है इसको हौसला रूल 13th सेंचुरी के अराउंड पे बनाया गया था एंड त्रिकुटा स्टाइल में ये बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं, पीछे भी आपने देखी इमेज कि इसे त्रिकुटा स्टाइल कहते हैं। ठीक है, एंड 3 श्राइन्स हैं इसमें डेडिकेटेड टू लक्ष्मी नरसिम्हा, वेणुगोपाला स्वामी एंड पुरुषोत्तमा। ओके, एंड जो आउटर वॉल है वो टेम्पल की वेयर करती है वेरियस कार्विंग्स एंड जो फ्लोरिंग है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जगती। ठीक है, जहाँ पर डिवोटीज जो होते हैं वो प्रदक्षिणा पाथ की तरह उसको यूज करते हैं। ठीक है, प्रदक्षिण पाथ अगर आपने टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ा है सो यू नो कि हाउ मच प्रदक्षिण पाथ इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जो कि एक पासवे होता है कि कैसे आप उसके थ्रू जा रहे हो, यू आर गेटिंग रिज्यूविनेटेड। ठीक है, हौसला आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो उनका बिल्डिंग स्टाइल डेवलप हुआ था 11 to 14 सेंचुरी के अराउंड पर। ठीक है, बेसिकली ये कर्नाटका के एरिया में ही कंसंट्रेटेड रहे एंड इनके जो टेम्पल्स होते हैं उनको हाइब्रिड और विसारा स्टाइल भी कहा जाता है। ठीक है, थोड़े से डिफरेंट होते हैं एंड नीदर कंप्लीटली द्रविड़ है, नीदर नगर स्टाइल है, इनका एक हाइब्रिड स्टाइल देखने को मिलता है जो कि वेरी बिटवीन, बट इट इज सच अ ब्यूटिफुल कार्विंग। वैसे हम देखते हैं कि हमें अभी लगता है दैट वी आर सो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, अभी सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। ठीक है, बट अगर हम इतने साल पुरानी बात देखें, जस्ट लुक एट द आर्किटेक्चर, द वे दे हैव डन इट, वेरी गुड टूल्स। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि हर चीज़ के इतनी सारी हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, कितने अच्छे टूल्स हैं, इतने अच्छे टूल्स भी नहीं थे एंड डिस्पाइट हैविंग दैट इतने सुंदर सुंदर आर्किटेक्चर हमारी इंडिया के अंदर है। तो इंडिया की खूबसूरती के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स, आर्किटेक्चर, दे आर जस्ट सो ब्यूटीफुल। ठीक है, तो हौसला टेम्पल्स ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर आपको मल्टीपल श्राइन्स मिल जाएंगे। ठीक है, एंड कैसे ये फॉर्म किया गया है ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। The most characteristic feature of this temple is that they grow extremely complex and so many projecting angles। यहाँ पे आपको बहुत सारे angles, बहुत सारी आपको ना geometrical shapes देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, and that the plan of these temples starts looking like a star and is known as stellate plan। ठीक है, इसको इसलिए ऐसे कहते हैं because they start looking as a star since they are made up of soapstone। ठीक है, soapstone से बनते हैं ये, which is relatively a very soft stone। Artists were able to carve these sculpture। देखें, अभी हम बात कर रहे थे कि इतनी सुंदर कार्विंग हुई है, क्यों हुई है? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ सोपस्टोन। ठीक है, तो ये चीजें भी बहुत मैटर करती हैं कि क्या मटेरियल आप यूज कर रहे हो एंड इट इज अ वेरी डिस्टिंग्विशेबल मेडिवल टेम्पल्स माना जाता है इनको। अब बात करते हैं अबाउट आवर लास्ट टॉपिक फॉर द टुडे दैट इज निर्विक स्कीम। ठीक है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ECGC ने इंट्रोड्यूस किया एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम, जिसको हम निर्विक कहते हैं, जिससे इन्हांस हो सके लोन अवेलेबिलिटी एंड ईज हो सके लेंडिंग प्रोसेस, कि अगर किसी को पैसा चाहिए तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्टर्स, कि एक्सपोर्टर्स जो हैं उनका कंफर्ट रेज हो सके। ठीक है, एंड इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा एक्सपोर्टर्स को। इट इंश्योर्स दैट 90% ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ये कवर करेंगे एंड इट विल कवर बोथ प्री एंड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट। ठीक है, कि क्रेडिट इजीली हो जाए एंड प्रोवाइड करेगा क्रेडिट गारंटी ऑफ अप टू 60% लॉस। ठीक है, 60% लॉस की ये क्रेडिट गारंटी दे रहे हैं
The enhanced cover will ensure the foreign and rupee export credit interest rate will be 4%, 8%. ठीक है, इतना होने वाला है एक्सपोर्टर्स के लिए. तो NAVIC स्कीम आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, इसके बारे में आप याद रखना. This was all for this video. I really hope you enjoyed it. ऐसे ही आप हमारे साथ जो करंट अफेयर्स हैं उसकी रिवीजन करते रहिए. देखिए, यूपीएससी इस समय बहुत दूर लग रहा है, ऐसा लग रहा है अरे अभी तो बहुत दूर है, अभी तो अक्टूबर में है. बट अक्टूबर विल कम वेरी सून एंड फिर रियलाइज होगा कि हमने शायद काफी टाइम वेस्ट कर दिया. तो टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिए. ऑनलाइन मीडियम के थ्रू, सेल्फ स्टडी के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं. स्टडी आईएएस प्रोवाइड कर रहा है आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज जहां पर आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं इस प्रिपरेशन में. नीचे आपको मिल जाएगा थम्स अप का बटन, उसको ब्लू कर आप जरूर जाना, क्योंकि आपके लाइक से मिलती है हमें बहुत सारी मोटिवेशन. यू हैव कमेंट सेक्शन जहाँ पे आप अपनी सजेशंस लिख सकते हैं. ऑल्सो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर दो. इतना अच्छा चैनल है आपके लिए, इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हो रहे हैं तो उनका बेनिफिट उठाओ, इन्फॉर्मेशन गेन करो. ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस. थैंक यू वेरी मच.